गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं पवन और मेरे संग पढ़ेंगे आप अपने इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। यदि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। तो जल्दी से जो है सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और उसका आपको फ़ायदा भी मिल सके। चलिए बात कर लेते हैं आपके नए अध्याय जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ये 7वां अध्याय है और आज हम इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय में मुख्य बिंदु क्या रहेंगे कि 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी का जो यूरोप महाद्वीप है, जो सबसे अमीर महाद्वीपों में से एक माना जाता है धरती के ऊपर, तो उसमें 14वीं और 17वीं शताब्दी का समय कैसा था। खासतौर पर हम बात करेंगे साहित्य और कला के क्षेत्र में जो नए विचार पनपे या नए रुझान आए उनसे बारे में आपको अवगत करवाएंगे। साथ ही साथ जो है जो पहले से विचार चले आ रहे थे वो उन विचारों से कितने जो मेल खाते थे या अलग थे वो भी चर्चा करेंगे। और इन विचारों के आने में पश्चिमी एशिया का योगदान, देखिए बात करें यूरोप की, लेकिन पश्चिमी एशिया से बहुत सारे विचार ये लेकर आए थे जिसका प्रभाव इन विचारों पर पड़ा था यूरोप के विचारों में। तो वो पश्चिमी एशिया की बात भी आज हम करने वाले हैं इस लेसन में, ठीक है। और बच्चों को बताने का उद्देश्य क्या है, इस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य केवल मात्र यही कि हम उस समय की जो चित्रकला थी या इमारतें बनानी थी उस शैली से तो समझे ही किस तरह की परिवर्तन आए, लेकिन वहाँ के जो विचार थे ये जरूर बच्चों को जो है अपने विचारों के साथ मेल करवाएं। क्या भारतवर्ष में आज की जो स्थितियाँ हैं, क्या उस स्थितियों के दौर में कितना अंतर है, कितना हम जो है वैज्ञानिक हुए हैं या कितना हम जो है वो प्राचीन हुए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए बाहर के जब भी यूरोप का इतिहास पढ़ते हैं, किसी और देश का इतिहास पढ़ते हैं, तो इसलिए कि मार्क्स लेना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें जान पाएं कि हमारी संस्कृति और उनकी संस्कृति में कितना अंतर था, कितना मेल था और आज हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, अच्छी दिशा में या बुरी दिशा में, ये इतिहास हमें बताता है। तो आज के जो विषय रहेंगे इस चैप्टर में से वो 2 रहेंगे। एक है पुनर्जागरण का अर्थ या कारण समझेंगे, क्यों हुआ पुनर्जागरण और किस देश में, इटली में सर्वप्रथम हुआ था, तो इसके पीछे कारण क्या था। ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप इसको सुनेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए यूरोप की बात हुई है तो यूरोप के बारे में थोड़ा मोटा मोटा हम जान लेते हैं। यूरोपीय महाद्वीप में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बहुत समृद्ध देश हैं और एक देश ऐसा भी है जिसे उस समय इंग्लैंड कहा जाता था और अब यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। और ये वो देश था जिसने भारत को लगभग 200 वर्ष तक जो है गुलाम रखा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, छोटा सा देश और केवल भारतवर्ष को ही नहीं पूरे वर्ल्ड में लगभग 1/3 हिस्से के ऊपर इन्होंने राज किया। उसके पीछे कारण आपको मालूम है। लेकिन इसके अलावा और भी देश हैं, बड़े बड़े देश में फ्रांस है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड सबसे खूबसूरत लैंड, तो इसके स्विट्जरलैंड के साथ ही जो है दक्षिण हिस्से में पड़ता है इटली। तो इस इटली के देश के बारे में हम आज जो है विस्तृत तौर पर जो है जान पाएंगे, क्योंकि ये वो देश था जहां पर सर्वप्रथम जो है वो रेनेसां मतलब पुनर्जागरण हुआ था। पुनः जागना, एक बार जागना, विचारों में नया अंतर आया और वो विचार थे क्या थे वो सारे हम जान पाएंगे। लेकिन इटली के संदर्भ में पड़ोसी देश कौन से हो गए, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यहाँ पे ऑस्ट्रिया हो गया, यहाँ पे स्लोवाकिया हो गया और बस यही इसके जो है पड़ोसी देश हैं। अगर दक्षिण की बात करें तो 2 और द्वीप जैसे कि इनका नाम है सिसिली और सार्डिनिया, ये भी इसी के ही हिस्सा है। लेकिन यहाँ क्रोएशिया जो है श्रीलंका की तरह भारतवर्ष में आता ना, तो ये अलग सा देश है। क्लियर हो गया। अब इस इटली देश में बहुत सारे नगर भी स्थापित, उनके बारे में भी जान लेते हैं, जो बहुत वर्ल्ड फेमस जो नगर है। लेकिन इससे पहले राजधानी के बारे में मान लेते हैं। राजधानी है रोम, इटली की राजधानी का नाम है रोम। और देखिए बेटा, रोम में ही जो है एक प्राचीन जो है एक प्राचीन शहर भी बोलेंगे, एक स्वतंत्र देश भी है, राज्य भी है, जिसका नाम है वेटिकन सिटी। याद रखना वेटिकन। रोम जो है वो राजधानी है किसकी, इटली की। एक समय जो है रोमन साम्राज्य, आपने पढ़ा ना चैप्टर नंबर 3, रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था जिसमें यूरोप और पश्चिमी एशिया और ये अफ्रीका का उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ, ये हम पढ़ चुके थे। रोमन साम्राज्य किसी समय एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन रोम आज केवल मात्र है एक इटली की राजधानी का नाम है। और इसी रोम में 44 हेक्टेयर में 44 जो है हेक्टेयर लैंड में जो है वो एक जो है महल की तरह एक धार्मिक हम कह सकते हैं एक व्यवस्था स्थापित है
देखिए आपको मालूम है वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो धर्म है वो है ईसाई धर्म, और ईसाई धर्म के सबसे बड़े जो धर्म गुरु है उनको कहा जाता है पोप। तो पोप जिस जगह के ऊपर, जैसे भारत के राष्ट्रपति का रहते हैं राष्ट्रपति भवन में, तो वैसे ही ये ईसाई जगत के सबसे बड़े धर्म गुरु है वो महल में रहते हैं, एक बहुत बड़ा महल जिसे वेटिकन सिटी में बनाया गया। वेटिकन सिटी इसलिए स्वतंत्र है, कब कर दिया गया था याद रखना है, 1929 ईस्वी में इसको स्वतंत्र देश मान लिया गया था। स्वतंत्र देश की मान्यता इसलिए दे दी गई थी क्योंकि ये मानते हैं कि उनके ऊपर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, वो भगवान के बाद दूसरा दर्जा उनको ही माना जाता है ईसाई जगत में। तो इसलिए किसी राजा के राज में उनके ऊपर सवार होना एक तरह से बुरा माना जाता है ना। तो इस तरह से इसको जो है आज़ाद मान लिया गया देश को, वेटिकन सिटी याद रखा। तो इसके अलावा और क्या क्या शहर हैं यहाँ पर रोम के अलावा, ये प्राचीन रोम की ही जो तस्वीरें हैं, प्राचीन रोम के जो खंडहर बचे हैं वो आप देख सकते हैं, ये भी है, ये भी है, और ये जो है एक जो है चित्र उस समय का इस तरह से बना है कि इस तरह से रोम जो है उस समय बसा होगा। ठीक है, रोम के बात करते हैं जिनेवा। जिनेवा सर यहाँ पर जो है बसा हुआ जिनेवा देख सकते हैं आप, इसकी तस्वीरें हैं। ये वेनिस शहर है, वेनिस, ये वेनिस बहुत जगह आपका नाम जो आएगा, यात्री यहाँ से जो निकले दूसरे देशों के लिए जो है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कुबलई खां के दरबार में जो है वेनिस से ही यात्री आया था, जिसका बारे में भी जिक्र करेंगे है। और इसके बाद फ्लोरेंस की यहाँ बात करेंगे, और नेपल्स की बात यहाँ पर शायद नहीं होगी इस चैप्टर में, लेकिन इन वेनिस, फ्लोरेंस और जिनेवा शायद नहीं कर पाएंगे। तो दो शहरों को मैंने विशेष तौर पर आपको बताना चाहता था कि किन जगह के ऊपर ये जो है अंकित है। ठीक है, मार्को पोलो जो है वो वेनिस से गए थे, तो यही उनका जन्म भी हुआ था। तो पुनर्जागरण का अर्थ और कारण सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट है, वही बहुत बार ये पूछा जाता है। पुनर्जागरण ये अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका नाम है रेनेसांस। ठीक है, तो ये इस शब्द से ही निकला है पुनर्जागरण, जो मूल रूप से अगर देखा जाए तो यह अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। मूल जो शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो इस रेनेसां का मतलब क्या हुआ, फिर से जागना, फिर से जागना। ये मतलब कि सोया हुआ आदमी था और उठ गया, उसके क्या, ऐसा भी है ना कि जब हम सुबह उठते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ नया है ना, नया सब कुछ है। तो उसी प्रकार से ये फील करना कि अब एक नया जो है वो समय आरंभ हुआ, एक प्राचीन समय चला गया, अब एक नया आरंभ हुआ, उस व्यवस्था को कहा गया पुनर्जागरण। क्लियर है सब? ठीक है, तो इस प्रकार से ये बोलते हैं कि सांस्कृतिक जो चेतना थी, देखिए किस व्यवस्था को कहा गया, तीन तरह का बताया गया। एक तो नया जन्म हुआ, जैसे कि एक नया जन्म हुआ, नया देश जो है। बौद्धिक चेतना आई, किसके कारण, ये नए विचारों के कारण जो बौद्धिक चेतना आई, बौद्धिक ज्ञान बढ़ा और सांस्कृतिक जागृति हुई। जो संस्कृति पहले से चल रही थी उस संस्कृति में परिवर्तन, नई संस्कृति आई। तो इस प्रकार से यह व्यवस्थाएं जो है, इस व्यवस्था जो किसके अंतर्गत आई, रेनेसां के अंतर्गत ही आई। तो इस व्यवस्था को कहा गया रेनेसां या पुनर्जागरण। क्लियर होगा? तो अतीत का माना जाता है कि जो भी अतीत निकल गया उसका जन्म तो कभी होता नहीं है। ठीक है, जो निकल गया वो क्या फिर से जन्म लेगा, नहीं होता है ना। तो अतीत का कभी जो जन्म नहीं हो सकता है, लेकिन नए विचार तो आते हैं, नई संस्कृतियों को उत्पन्न होती हैं, पुरानी संस्कृति खत्म होती है, नई आती है, ऐसा चलता रहता है। क्योंकि बोला जाता है ना कि जो प्रकृति है वो हमेशा जो है उसमें परिवर्तन रहता है ना, चेंज होता रहता है। तो ये लॉ है, नियम है। तो इसी प्रकार से जो हर चीज में परिवर्तन जो हो आता रहता। तो 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ, संस्कृति, नई एक संस्कृति का जन्म हुआ, जिसकी बात हमने कर ली। क्या हुआ, बौद्धिक विकास हुआ, नए नए विचार आए। इससे पहले की बात भी हम करेंगे, तब पता लगेगा ना आपको। तो साहित्य तथा कला के विभिन्न क्षेत्रों में ये बात हम कर चुके हैं। इसी क्षेत्र में साहित्य और कला, देखिए साहित्य क्या होते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति विद्वान जो है कुछ साहित्य इस प्रकार के लिखते हैं जिससे लोगों के विचार बदलते हैं, तो वो साहित्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कला भी परिवर्तित होती चलेगी, ये भी बात हम करने वाले हैं आगे। तो इन दोनों का प्रभाव जो है, आधुनिक जो यूरोप था, देखिए दो तरह से यूरोप हम कह सकते हैं, एक प्राचीन यूरोप और आधुनिक यूरोप। अब इसके मध्य की जो कड़ी थी उसे हम कह सकते हैं कि जो बीच वाला जो समय था, पुनर्जागरण का समय था, उसने इन दोनों पार्ट को जो है वो पकड़ कर रखा था। ये आधुनिक समय प्रारंभ हुआ, का पुनर्जागरण से प्रारंभ हुआ। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब पुनर्जागरण किसके बीच में आया, आधुनिक और प्राचीन जो है समय था उसके बीच का एक कड़ी के तौर पर जो है इसको माना जाता है। देखिए यूरोप जो था वो प्राचीन काल में सभ्यता की उन्नति के शिखर पर जो पहुंचा हुआ था। रोमन सभ्यता के बारे में हमने पढ़ लिया, रोमन साम्राज्य के बारे में तीसरा चैप्टर आपको पूरी तरह से पहुंच चुके हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, मध्यकाल में ये जो यूनानी जो रोमन सभ्यता थी इसका लोप हो गया।
जो जन्मा है ना उसका अंत भी होगा, तो इस प्रकार से कोई भी सभ्यता उसका अंत होता है, तो उसी प्रकार से इन सभ्यताओं का जो महान सभ्यता यूनानी और रोमन सभ्यता उनका अंत हो गया। लेकिन फिर से ये पुनर्जागरण जो काल के समय में ये सभ्यता फिर से उसी जगह से जो जाग उठी, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर जो है कभी प्राचीन समय बहुत उन्नत रहा हो ना, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर से उन्नति एक समय में फिर से पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको पूरा इतिहास, वो इतिहास उनको याद रहता है और वो उस इतिहास को पुनः जो स्थापित करने की कोशिश करते हैं लोग, और वो ऐसा होता भी है। तो ये पुनः स्थापित हुआ, एक नए युग के तौर पर जो है वो प्रारंभ हुआ। तो मध्यकाल और आधुनिक युग का एक मध्यम सूत्र जो है वो क्या है, पुनर्जागरण है। तो पुनर्जागरण का अर्थ समझ गए ना, रेनेसां से अभिप्राय हो गया, पुनः जागना, फिर से जागना, नया जन्म, बौद्धिक चेतना और सांस्कृतिक जागृति, ये है सिर्फ इसका अर्थ अगर आपको बताना हो तो। फिर आ जाता है पुनर्जागरण के उत्थान के कारण। पुनर्जागरण जो है आया, उसके पीछे कारण क्या थे, उसके उत्थान के कारण का बढ़ने के कारण क्या थे। पहला आता है सामंतवाद का पतन। देखिए पता लगे ना पुनर्जागरण क्या होता है, नए विचार, क्लियर है ना, जाग जाना एक तरह से, जैसे पुराने जो विचार है उनको छोड़ देना, नए विचारों को पनपना देना, बौद्धिक चेतना का विकास करना, उसे कहा गया पुनर्जागरण। तो भाई सामंतवाद का पतन हुआ। बस सामंतवाद के बारे में पढ़ चुके, बताने की आवश्यकता थी। सामंत वो व्यवस्था थी जब जो है एक बड़ा जो है, मान लेते कि एक बड़ा आदमी जो अमीर आदमी है उसके अंडर आपको काम करना पड़ा, उसके ऊपर सम्राट है। लेकिन ये सामंत इतने बड़े होते थे कि इनके अधीन ही आपका पूरा जीवन निकल जाता था। कई कई 400 गांव जो है इनके अधीन होते थे, मालिक होते थे, और ये ही असली मालिक होते थे लोगों के। उसके ऊपर जो है राजा तो होता था लेकिन नामात्र का राजा होता था। तो इन लोगों ने अपनी सत्ता कायम रखी कैसे, लोगों को अनपढ़ बनाकर, गवार बनाकर। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको बिहार दूं तो बिहार वो जगह थी जहां पर किसी एक विशेष जो हम ये कहें कि राजनीतिक तौर पर जो एक ही सत्ता बनी रही, और वहाँ के लोगों को पढ़ने लिखने का मौका इसलिए नहीं दिया गया ताकि ये ज़्यादा पढ़े लिखे ना और कहीं सत्ता को ना बदल दे, मेरी ही सत्ता कायम रहे। तो इसलिए ये व्यवस्था बिहार में स्थापित बनी रही। ये सामंतवादी व्यवस्था भी उसी ही प्रकार की रही, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, समय बदलता है ना, तो समय भी बदलने के साथ साथ क्या होता है, जो मध्यम वर्ग था, था जिनके पास जमीनें नहीं थी, जिनके पास जमीनें थी वो किसान करते रहे, किसानगी करते, लेकिन उसके ऊपर सामंत बैठे तो उनको चूसते रहे, उनका खून पीते रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जो है समय बीतने के साथ अब जो है व्यापार होना शुरू हो गया था, जगहें जो है ना, अब सड़कें आने लगी, रास्ते खुले, एक दूसरे जगहों का पता लगा, तो अब सामान जो अधिक सामान था वो भी बेचने की जो है आवश्यकता, उनको लगा कि मैं सामान इधर से उधर कर दूं तो उससे क्या मुझे पैसा होगा, तो पैसे कमाने के तरीके आए और मध्यम वर्ग ने इसे शुरू किया। और ये वर्ग इतना उत्थान हुआ इसका, इतने बढ़ गए ये लोग कि करते करते ये इन सामंतों से भी जो बड़े जो है धनी आदमी बन गए, ठीक है। तो जो ये जो बड़े लोग थे, अब ये सामंत इनसे जो घृणा करने लगे, क्योंकि सामंतों से ये ज़्यादा बढ़ गए ना, तो घृणा हो जाती है कि मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, मेरे ही अंडर कभी यह व्यक्ति होता था और आज ये मेरे से ऊपर हो गया, तो घृणा तो होती है। तो इन व्यक्तियों ने जो है सम्राट को जो ये चाहते थे कि सम्राट बड़ा बने और सामंत जो है वो खत्म हो जाए, इसलिए इन लोगों ने जो है क्या किया, जो सम्राट थे उनको बड़ा करने की कोशिश की, धन देकर, ताकि वो अपनी सेना रख सके और उस सेना के बलबूते पे सामंतवादी व्यवस्था को पतन करो। ऐसा हुआ भी और उसका पतन भी हुआ, क्लियर है। और ये जो मध्यम वर्ग था इतना बड़ा वर्ग हो गया कि इन्हीं से ही अब जो है राज दरबार में जो बड़े बड़े पद थे वो मध्यम वर्ग से ही भरे जाने लगे, और इस तरह से जो सामंतवादी व्यवस्था का जो पतन हो गया। और पैसा धंधा जो भी था वो पैसा इनके पास, एक समय तो ऐसा आ गया जो सामंत थे वो अब पैसा किन से लेने लगे, इन्हीं लोगों से, मध्य वर्ग से जो निकले हुए लोग थे, व्यापारी वर्ग, उनसे ही पैसा लेने लगे और कर्जदार बनकर इस प्रकार जमीन किसके हाथ में चलेगी, मध्य वर्ग के पास। तो सामंतवाद, जब तक पुराने विचार, सामंतों के पास केवल पुराने विचार थे, पुरानी विचारधारा थी, तो जब ये खत्म हो गई तो अब नए विचार आए। नए विचार किसने, कौन लेकर आया, ये नई विचारधारा जिसमें क्या था, व्यापार, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वहां से नया ज्ञान हासिल करना, उस नए ज्ञान को से लोगों को भी अवगत करवाना, तो इसलिए पुनर्जागरण हुआ। दूसरा था धर्म युद्ध। 11वीं शताब्दी के अंत से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य तक ईसाई मत के पवित्र स्थान जेरूसलम, याद रखना जेरूसलम बहुत इंपॉर्टेंट है। जेरूसलम का जो है जो हिस्सा है, देखिए फिलिस्तीन और इजराइल का नाम सुना होगा, भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। तो इजराइल और फिलिस्तीन ये दोनों ही जो है जेरूसलम पर अपना अधिकार जो ठोकते हैं। क्यों, क्योंकि जेरूसलम जो है ना प्राचीन समय से ही 3 धर्मों का, याद रखना 3 धर्मों का, यहूदी धर्म जो सबसे प्राचीन धर्म है, इस्लाम, ईसाई धर्म, इन सब का जो है क्या है, एक केंद्र जो है वो पहले से ही बना रहा है। एक केंद्र किस वजह से, अगर हम बात करते हैं इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम जो है हजरत मोहम्मद साहब जो
जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक हुए, जिन्होंने जन्म दिया था, उनकी जन्नत की भूमि कहा जाता है। जन्नत इन्होंने यहीं से हासिल, मतलब जब उनकी मौत हुई थी उसके पश्चात ये धर्म चला, तो यहाँ से धर्म भी स्थापित हुआ और उनकी मौत के साथ भी ये संबंध जो है वो रखता है। तो जन्नत को हासिल हुए थे इस जगह से, इसलिए इनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। जेरूसलम की बात हम कर रहे हैं। फिर यहूदी की बात करें, क्योंकि ये यहूदियों का सबसे प्राचीन जो है वो राजधानी भी रही अपने समय में, और यहाँ पर इनका एक मंदिर है, सोलोमन मंदिर, जो रोमन साम्राज्य द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन ये इनका केंद्र, तो धार्मिक तौर पर ये भी इनका केंद्र है। ईसाइयों की बात करें तो ईसाइयों का क्या है कि जो मसीहा हैं, ईसा मसीह है ना, जो जन्मदाता ईसाई धर्म के, तो उनकी कर्म भूमि भी है और जन्म भूमि वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर जो है बैथलहम पड़ता है, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन जो ये अपने कर्म भूमि का मतलब क्या कि वहीं से वो निकले थे, इसी शहर से, इसी जेरूसलम से उन्होंने अपने जो है वो शिष्य बनाना शुरू किए थे और यहीं से वो बड़ा उनका कद भी हुआ था। तो ये भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है, जन्म भी हुआ और यहीं से वो बड़े भी हुए, तो इसलिए ये तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए ये जेरूसलम को हासिल करने के लिए आज भी लड़ाइयाँ जो है लड़ी जाती हैं। लेकिन 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में, देखिए 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में बहुत सारे युद्ध जो लड़े गए, किसके बीच में, मुसलमानों और ईसाइयों के बीच में। किस लिए, वो आपको बता दिया। तो भाई इनको कहा गया धर्म युद्ध, कहा गया धर्म युद्ध कहा गया। तो पूर्वी देशों की सभ्यता से संपर्क में ये आए उस समय जब धर्म युद्ध हुए, लगभग माना जाता है कि 7 धर्म युद्ध हुए थे, उनको क्रूसेड के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई जब धर्म आ जाता है ना युद्ध के बीच में, तो वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। ऐसा होता है जब हम, अब देखिए किसी विशेष धर्म में अगर कहा जाता है कि गला काट दिया जाए उससे आपको जो है क्या मिलेगा, जन्नत मिलेगा ना, तो लोग जो है ऐसा करने में हिचकिचाएंगे नहीं। या किसी धर्म में कहा जाता है कि स्त्रियों को जला दिया जाए और इससे आपको जो है पुण्य होगा, तो वो ऐसा करने में हिचकिचाएंगे नहीं। एग्जाम्पल आपके सामने है, सभी धर्मों में इसी तरह की कुछ न कुछ जो है व्यवस्थाएं जो है वो रही हैं पहले से। तो भाई धर्म जब पड़ जाता है, मेरा कहने का भाव है कि जब धर्म उसकी स्वीकृति दे देता है तो वो खतरनाक होता है मानवता के लिए, जो सबसे बड़ा धर्म है। तो धर्म युद्ध इसलिए हुए। और अब क्या हुआ कि जो मैंने जो आपको बात कहा कि जो ईसाई जगत के लोग थे वो सबसे ज़्यादा बहुता में रहने वाले यूरोप में रहने वाले थे। तो यूरोप से जब ये लोग जो है पश्चिमी एशिया की तरफ आए, तो ये पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है धनी भी मानते थे, सबसे ज़्यादा विकसित भी, सबसे ज्ञानी भी मानते थे। लेकिन जब ये एशिया की तरफ बढ़े, खासतौर पश्चिमी एशिया की तरफ को, तो उन्होंने देखा भी यहाँ तो हमारे से भी ज़्यादा जो तरक्की है, हमारे से भी ज़्यादा बौद्धिक ज्ञान वाले, नॉलेज वाले हैं यहाँ पर। तो उस बौद्धिक स्तर को देखकर बहुत जो है वो उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, और जो कुछ लोग जो बच गए थे वो जो वापस गए तो उन विचारों का उनके ऊपर बहुत गहरा जो प्रभाव पड़ा, उन उन्नत विचारों को लेकर वो वापस हुए। होता ना जब आप कहीं बार बोलते ना कि आप यहाँ ना पढ़ के चंडीगढ़ पढ़ो, दिल्ली पढ़ो, तो आपके विचार और भी बड़े होंगे, तो ऐसा होता है, फ़र्क पड़ता है, वातावरण का बहुत फर्क पड़ता है। तो भाई वो उनका ज्ञान जो है वो और भी बढ़ा। इससे पहले क्या था, देखिए मध्यकाल में क्या माना जाता था, और यूरोप की बात करें हम, यूरोप में क्या माना जाता था कि लोक और परलोक की ही ध्यान होता है। लोक जिसमें आप रह रहे हैं, परलोक मरने के बाद जहां जाएंगे, भाई यही दो व्यवस्थाएं जो है धर्म बताता था कि भाई इसको सुधारो, आप इस लोक पे सुधारो, परलोक को सुधार कैसे करेंगे, भाई चर्च में जाओ, सेवा करो, वैसा करो वैसा करो, ऐसी धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। तो केवल मात्र यही उनका जीवन की दिनचर्या होती थी और इसी में ही खत्म हो जाते थे, लोक और परलोक। बात क्लियर है। नवीन विचार जो अब जो पनपना शुरू हुए, कब, धर्म युद्ध के कारण जब वो एशिया की तरफ आए, पश्चिमी एशिया की तरफ आए, क्या देखा उन्होंने, वैज्ञानिक तरक्की देखी यहाँ पर, अंक गणित बढ़, अरबी जो बीज गणित था, नवीन जो दिग्दर्शन यंत्र था, कागज, यहाँ पर जो है वो कागज जो है वो, अब कागज किसके लिए जरूरी है भाई, कागज से एक बौद्धिक ज्ञान यहीं से तो प्रारंभ हुआ, कागज से इजाद हुआ, छापाखाना आविष्कार हुआ, और उसके बाद जो किताबें बनना, छपी हुआ, पर जो ज्ञान केवल एक व्यक्ति के हाथ में था, अब उस ज्ञान के एक जनसाधारण लोग भी ज्ञानी बनने लगे। ये वैसा ही है जैसे संस्कृत पहले किसी को नहीं आती है, अब बच्चों को हर स्कूल में पढ़ाया जाने लगा। अब जब कभी भी पंडित कुछ बोलेगा ना तो वो समझ जाएगा कि ये क्या बोला जा रहा है ना, उस भाषा का उनको ज्ञान है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो उसका, तो इसका मतलब क्या कि ज्ञान का और भी प्रादुर्भाव हुआ, और भी बढ़ा। तो किस वजह के कारण, इन सभी चीज़ों का, चाहे कागज हो, चाहे नवीन दिग्दर्शक हो, बीज गणित हो, अरबी एक वैज्ञानिक चीज़ें जो हो पढ़ाई जा रही थी, कहाँ पर, एशिया में। यूनान की बात करें, यूनान में वैज्ञानिक ग्रंथ जो है, तो ये सारा जो है ये इन चीज़ों से जो है, जो धर्म युद्धों के कारण ही नए विचार जो है पनपे, और इसके कहा गया पुनर्जागरण। तीसरा आता है व्यापारिक समृद्धि। पुनर्जागरण जो है उससे व्यापारिक समृद्धि, देखिए मध्य जो वर्ग था वो बढ़ गया था, किसके कारण, व्यापार के कारण, उसके पास पूंजी आना जो है स्वाभाविक था, जैसे व्यापार होगा वैसे ही पूंजी आएगी। तो भाई
ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये लोग कहाँ आए, पूर्वी देशों के संपर्क में आए। पूर्वी देश कौन हुए, जो पश्चिमी एशिया का जो देश थे उन देशों के साथ संपर्क में आए और उनसे उनको जो है क्या मिला, नया ज्ञान मिला। ठीक है, अब क्या हुआ, ज्ञान तो मिला ही, साथ में वहां पर उनको एक बड़ा जो है वो व्यापार, जो उनका व्यापार जो है यूरोप और एशिया के बीच में जो व्यापार था वो भी बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। क्योंकि यहाँ ऐसी चीज़ें थी जिनका यूरोप में बहुत गुना, अगर भारतवर्ष की बात करें, क्या था यहाँ पर बहुत सारे मसाले यहाँ पर जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा मिलती थी जाकर यूरोप में। तो भाई इस तरह से ये एशिया की तरफ जो है बढ़े व्यापार के कारण, और कहाँ पर ये बस गए, जहाँ से व्यापार आसानी से किया जा सकता था। जैसे कि जो जेरूसलम जगह थी उसके आसपास के माइनर जो तट क्षेत्र थे वहाँ पर ये बस गए व्यापारी लोग। क्लियर है, अब ये बस गए और यही व्यापारी जो लोग थे, ये न केवल इन्होंने व्यापार किया बल्कि इसके साथ संपत्ति और संपदा तो इनके पास रही, लेकिन इन्होंने जैसे ही अपने देशों में ये जाते थे तो उन देशों में अपने विचारों, नए विचारों को भी लेकर जाते थे और उससे उन विचारों को अवगत करवाया जाता कि तुम कहाँ हो, अभी एक बोलते हैं ना, एक कुएं के मेंढक बनकर रह जाना। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेंढक कभी कुएं से बाहर नहीं निकल पाता है और इस कारण उसका ज्ञान वही रह जाता है, उसको लगता है यही मेरी दुनिया, यही सब कुछ है। तो वही अब उनको मालूम हुआ था कि बाहर भी बहुत कुछ है, एशिया में भी बहुत कुछ है, तो वो सारा ज्ञान। इसके अलावा क्या हुआ था भाई, इसके अलावा और भी बातें हुई थी, जैसे कि जो यहाँ से जो निकले हुए सैनिक थे वो भी जब वो वापस गए तो उन्होंने भी ये सारा ज्ञान जो है वो अपने देश में जाकर दिया। तो इस प्रकार से अब जो मध्यकाल में जो चली आई जो प्रथा, क्या बोलते थे, पादरी, जो पादरियों के पास क्या था, केवल विद्या ग्रहण करने का अवसर केवल उनके पास ही था। ये पूरी तरह से प्रोहिबिटेड था, कोई विद्या ग्रहण नहीं कर सकता था, केवल मात्र पादरी। कैसे, धार्मिक रीति रिवाजों के तहत ये मान लिया जाता कि पादरी ही इसको ग्रहण कर सकता। तो इससे क्या हुआ, जनसाधारण जो अछूते रहे, जब तक वो हो अनपढ़ रहे तब तक उनको उल्लू बनाया जा सका, जब वो पढ़े लिखे हो गए तो फिर कोई नहीं। तो एक और चीज़ भी था कि चर्च जो है सूद के लिए जो हो, पाप में सूद क्या होता है कि किसी को जब आप पैसा उधार देते हैं तो उसके बदले में आप जो है वो सूद लेते हैं, ब्याज लेते हैं, उसे सूद कहा जाता है। क्लियर है, तो वो चर्च जो है सूद के लिए जो है वो खिलाफ था कि सूद नहीं। एक तो चर्च क्या था कि पहले चर्च जो है क्या लगाता है, चर्च जो है वो टिथ नामक कर जो है किसानों से लेता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो वो वापस नहीं देता, जो ले लिया पैसा वो ले लिया, वो एक माना था कि धार्मिक कर्तव्य है तुम्हारा उनको पैसा देना। तो इसलिए सूद की वो मना करता कि सूद नहीं दिया जाएगा, भाई ब्याज नहीं देना, पाप है, ये पाप मान लिया गया। ऐसा ये वैसा ही था। चलिए छोड़िए, आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा। तो भाई सूद, अब व्यापार शुरू हो गया तो उनके लिए सूद क्या था, ये उन्नति का साधन था उनके लिए, व्यापारिक उन्नति, समृद्धि का सुख। अगर सूद नहीं लेंगे तो फिर वो समृद्ध कैसे होंगे या व्यापार कैसे बढ़ाएंगे, तो सूद उनके लिए इंपॉर्टेंट। इसलिए व्यापारी जो वर्ग था वो अब जो है पुनर्जागरण की जो विचार थे उनके प्रेरक के तौर पर उभरा। इन्होंने ही प्रेरित किया नए विचारों के लिए, किसने, व्यापारी वर्ग ने। तो इस प्रकार से ये चर्च का विरोध में आ गए। क्यों, क्योंकि चर्च में विरोध रहकर इनको फायदा था, सूद जैसी चीजें जिसके ऊपर, और ज्ञान जिसे वो लेना चाहते थे, और जबकि पादरी वर्ग था वो ज्ञान देना नहीं चाहता था, वो एक ही अवसर केवल पादरी के लिए रखना चाहता था। तो इसलिए व्यापारी वर्ग जो है वो चर्च के विरोधी बन गए और उन्होंने ऐसा किया भी। चौथा आता छापे खाने का आविष्कार, जिसकी बात चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। 1455 इसमें याद रखना, जर्मन के जोहानेस गुटेनबर्ग, ये नाम है एक व्यक्ति का, जर्मनी के थे। इन्होंने सबसे पहली टाइप मशीन का जो आविष्कार जो है वो किया था। ठीक है, टाइप मशीन का, समझ सकते हैं ना, टाइप मशीन। तो यहीं से प्रारंभ हुआ। वो चाहे बहुत धीमी थी, बहुत स्लो थी, बहुत टाइम लगता, बहुत समय लगता था और इतना अच्छा छापा नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रारंभ वहीं से तो हुआ ना। प्रारंभ साइकिल बनाना, आज हम कह सकते हैं बना लेंगे जी, ऐसे कर लो, लेकिन जिसने पहली बनाई होगी ना वो अपने आप में बहुत अल्टीमेटम आदमी रहा होगा। तो भाई 1555 ईस्वी में जो है वो जोहानेस गुटेनबर्ग ने ये यंत्र बनाया और इस प्रकार से एक राह दी कि हम इस तरह की मशीन जो है वो और डेवलप कर सकते हैं। और 1455 में इस मशीन के ही जरिए 150 प्रतियां जो है वो बना दी गई, किसकी, बाइबल। क्योंकि उस समय जो शिक्षा दी जाती थी वो केवल चर्च के द्वारा दी जाती थी और वही पुस्तक सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, बाइबल। तो बाइबल की 150 प्रतियां, इसका मतलब अब जो बाइबल था न केवल किसी एक की संपत्ति बनकर रह गई थी, अब वो बाइबल आप खरीद भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, बाइबल में क्या छपा वो भी पढ़ सकते थे। तो इस प्रकार से अब वो बेवकूफ़ बनाना दूसरों को वो छूट गया था, नए विचार जो है पनपने लगे थे। बाइबल में क्या क्या है वो उनको समझ, क्या सही है क्या गलत है वो लोगों को समझ आने लगा और इस प्रकार से एक नया जागृति, नया विचार जो है वो पनपे। अब क्या है, धीरे धीरे ये जो
यंत्र था जिसके हम टाइम मशीन की बात कर रहे हैं 1477 ईस्वी में। याद रखना ये थोड़ा सा रिफाइंड हुआ। 1477 में ब्रिटेन ने जो है नया छापाखाना जो है बनाया, इसी को देखते हुए नया छापाखाना बनाया और ये इससे भी ज़्यादा फास्ट था। तो इसी के तर्ज पर इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस में भी नए छापेखाने जो है आविष्कार हुए। क्या छापेखाने का मतलब हुआ जो हम बात करें टाइम मशीन का, यह छापाखाना जिससे छाप कर जो है वो कागज़ बनते हैं, जो पुस्तकें बनती है। तो इनके अधिक विकसित होने के कारण अब जो ज्ञान था वो घर घर जो है पहुंचने लगा। तो इससे क्या हुआ, नई जागृति, नई चेतना जो है वो आई, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि कारण क्या थे। ये चौथा कारण। पांचवा, कस्तूनिया पर तुर्कों का अधिकार। याद रखना कस्तूनिया, ये जो कस्तूनिया है रोमन साम्राज्य में, याद होगा आपको जो है, और रोमन साम्राज्य में ही बात करें तो कस्तूनिया जो है कॉन्स्टेंटाइन, जो पूर्ववर्ती जो शासक थे कॉन्स्टेंटाइन के बारे में आपने पढ़ा, वो शासक थे जिन्होंने एक नया जो है शहर स्थापित किया, वाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी भी घोषित किया और उसका नाम था कस्तूनिया। अगर आप देखेंगे तो ब्लैक सी और जो मेडिटेरियन सी है उसके बीच में ही एक जो है इस तरह से जो है ये दोनों को मिलाने वाला जो है ये कनल है बीच के बीच में, और यहीं पर बसा है इस्तांबुल। आज इसको कहा जाता है इस्तांबुल, लेकिन उस तरह ने कहा कि इस्तांबुल में ही एक छोटा सा जो है यहाँ शहर है। इस्तांबुल बहुत बड़ा है लेकिन उस समय ये इतना कर ही शहर हुआ करता था और इसे कहा जाता है कस्तूनिया। और किसने इसको स्थापित किया था, याद कर रखना है, इसको बड़ा जरूरी है, कॉन्स्टेंटाइन ने, है ना। तो ये पढ़ चुके हैं हम। तो भाई हम इसी की ही चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं जिसे इस्तांबुल कहा जाता है। भाई इसके ऊपर जो है टर्की का अधिकार, मतलब जो इस्लाम को मानने वाले जो लोग थे या जो शासक थे उन्होंने यहाँ पर जो है अधिकार कर लिया, तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्क किस धर्म के थे, ये थे मुसलमान धर्म के। तो अब इनके ऊपर जब अधिकार हो गया तो अब जो लोग जो है यहाँ से होते हुए समुद्री रास्ते से व्यापार जो है पश्चिमी एशिया के साथ करते थे वो बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ अब पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया। जो व्यापारी जाता था उनको लूटा जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बंद हो गया। अब क्या था, अब जो यूरोपवासी थे अब ये बंद हो गया, तो अब उन्होंने देखा कि हम क्यों ना कोई दूसरा रास्ता जो समुद्र से रास्ते से जाता हो और उसकी खोज करें। और इस प्रकार से खोज आरंभ होगी यूरोपीय देश में, खासतौर पर पुर्तगाल। और जो पुर्तगाल, याद होगा स्पेन और पुर्तगाल दो देश थे जिन्होंने बहुत सारे, चाहे अमेरिका हो चाहे भारत की खोज इन्हीं दो देशों के लोगों ने की। और भारत की खोज करी पुर्तगाल के एक व्यक्ति जिसका नाम था वास्को डी गामा, याद है ना आपको। तो इस प्रकार से ये जो मार्ग जो स्थापित हुआ, जो खोज की गई, वो 1453 में कस्तूनिया पर अधिकार होने के बाद ही शुरू हुआ। क्लियर हो गया। तो याद रखना ये भी कारण रहा कि अगर लोग इधर से उधर आए तो उसके कारण क्या हुआ, लोगों ने यहाँ के विचारों को पढ़ा, वहाँ जो अच्छी बातें थी यहाँ से वहाँ होने लगी, विचार एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और उससे क्या हुआ, एक नई विचारधारा पनपी जिसको कहा गया पुनर्जागरण, और यही इसके कारण हुआ था कस्तूनिया पर अधिकार। क्लियर हो गया जी। छठा आता है मंगोल साम्राज्य का उदय। एक और घटना, मंगोल साम्राज्य जो कभी एक छोटे से जो है कबीले हुआ करते थे, कबीले समझते, कबीले छोटे छोटे हमें कह सकते हैं कि एक गांव को मैंने एक कबीला पाया, गांव एक कबीला क्या होती थी, ये कुछ अरावाकी से लोग, घूमने वाले घुमक्कड़ लोग जिन्हें कहा जाता है, घुमक्कड़ लोग हुआ करते थे। इनके पास जो कि देखिए जो मंगोल के बारे में भी आपके चैप्टर में है और इसको शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। तो मंगोलिया जो प्रांत है ना, वहाँ पर अधिकतर भूमि जो है वो ज़्यादा कृषि योग्य नहीं है, ज़्यादातर पहाड़ी इलाके हैं और वहाँ पे घास के मैदान काफ़ी बड़े हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो व्यवसाय प्रमुखता होता है वो है पशुपालन। याद रखना, पशु, भेड़े चराना, भेड़े पालना, और घोड़े के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़ी उत्तम क्वालिटी के जो घोड़े। तो इसलिए वहाँ पे जो लोग थे वो पहले से घुड़सवार करते थे और बड़े तीरंदाजी में बड़े, तो ये जो चीज़ें थी ये कबीलाई व्यवस्था। कबीला क्या होते थे, एक दूसरे के साथ जो भी परिवार होता था उसका एक कबीला बनता था और उसका बड़ा जो होता था वो मुखिया होता था। तो इस तरह की व्यवस्था वहाँ पर स्थापित हो, कोई एक साम्राज्य स्थापित नहीं था कि मेरी ये ज़मीन है मेरी। ये क्या करते थे कि भाई चारागाहों के लिए आपस में लड़ते रहते, तो बचपन से ही जो है लड़ते रहते थे और इसका जो बचपन से सीखता है वो बड़ा कुशल हो जाता है। तो वैसे ही उनमें से चंगेज़ खां थे, छोटे से बच्चे से ही चंगेज़ खां जो है वो बड़ा योद्धा बन गया और बाद में बड़े साम्राज्य पर स्थापित किया, और कुबलाई खां उससे भी बड़ा निकला और इस प्रकार से इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया कि यूरोप से लेकर जो है एशिया तक, आप चाइना का, कोरिया देखिए आप कहाँ पड़ा, एक जगह से यहाँ यूरोप से जब सिर्फ ब्लैक सी के पास थे, अभी पढ़ा ना ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, और यही हमने तो जो अभी पढ़ा हमने किसके बारे में, देखिए कस्तूनिया के बारे में। तो कस्तूनिया यहीं पढ़ा, ये पढ़ा कस्तूनिया। तो भाई यहीं की चल, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसके अंडर में आ गया, अब इन कुबलाई खां के
अंडर आ गया। तो कुबलई खां माना जाता है यहाँ से जब चलता था कोई व्यक्ति जो है पैदल, उसमें पैदल चलते, गाड़ियाँ तो होती थी, तो यहाँ तक जब या घोड़सवार है तो 2 वर्ष लग जाते। सोचिए जरा 2 वर्ष तक इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया गया। तो इसी साम्राज्य, अब कहने का मतलब इतना बड़ा साम्राज्य जो है एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जाने के कारण क्या हुआ कि लोगों में भी कहीं ना कहीं एकता स्थापित हो जाते, विचार। अब इस व्यक्ति, यहाँ के लोगों को यहाँ जाने का कोई नहीं रोक सकता था, आ जा सकते थे, ठीक है। तो एशिया और जो यूरोप का अंतर था वो खत्म कर दिया किसने? मंगोल साम्राज्य। इस प्रकार से विचार, नए विचार जो इनके आगमन से क्या हुआ, नए विचार जो है वो पनपे, यही मैं बताना चाहता हूं। तो कुबलई खान ने जो स्थापित किया था उसमें रूस, पोलैंड, हंगरी जैसे देश भी जो शामिल थे, ठीक है जी। तो यहां पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जो कुबलई खां था, ये जो है चंगेज खां, कुबलई खां के दरबार में जो है ये बहुत विद्वान था खुद, और विद्वानों का ये बहुत जो है वो समर्थन भी करता, उनका जो है स्वागत भी करता। तो इसके दरबार में अगर हम बात करें ना, वेनिस के हमने क्या पढ़ा था ना, मार्को पोलो, तो मार्को पोलो एक वेनिस का ही यात्री था और ये पहुंचा था कुबलई खां के दरबार में, और काफी योग्य था, विद्वान था, इसलिए उसको वहां पर जो है एक पद के ऊपर जो है कुबलई खां ने रखा 1275 से लेकर 1292 ईस्वी में। और ये वापस जो है अपने देश इटली फिर से वापस पहुंचा, वेनिस पहुंचा, और वहां के शासक ने इसको कहा कि एक जो है पूरा विवरण दीजिए, क्या क्या आपने देखा। तो उस विवरण उसको कहा गया मार्को पोलो की यात्रा नामक जो किताब थी, और उसमें उसने जो कुछ लिखा उसे लोग जो है बहुत डिमांडेड थे, वो किताब धड़ाधड़ करके बिक गई, क्योंकि लोग हमेशा से ही जो है इस खासतर जो एशिया की तरफ जो है वो नजरें गड़ाए थे कि यहाँ पर बहुत धन संपत्ति, कैसे लोग रहते थे। इसलिए तो भारत की खोज में, चाहे वो वास्को डी गामा हो, चाहे उससे पहले कोलंबस की बात करें, वो भारत को ही खोजने के लिए आया था। तो ये विचारों का, तो इस प्रकार से इन विचारों ने भी प्रोत्साहित किया, नए विचारों को जन्म दिया। क्लियर होगा। तो इस प्रकार से अगर यूरोप में बहुत सारी चीजें जो नहीं थी पहले, चाहे वो कागज था, यूरोप वासियों को कोई पता नहीं था, ये चाइना से ही पहुंचा एशिया के माइनर हिस्सों में, और वहीं से पहुंचा ये जाकर यूरोप में। क्लियर हो गया। फिर मुद्रण की बात करें, ये भी कुतुबनुमा, और बारूद की बात करें जिससे युद्ध लड़े, जिससे तोहफे चलाई जाती, ये भी किसी की देन है, इन्हीं की ही देन है। तो ये भी, इसका भी जो है, और इसी बारूद के बलबूते पर जो है इंग्लैंड की बात करें, अपने उपनिवेश स्थापित किए। क्लियर है। तो ये जो है नए विचारों का ही आगमन नहीं हुआ, बल्कि नई विधियों का भी जो है वो प्रचलन उस समय हुआ। तो ये पढ़ा हमने जो पुनर्जागरण के बारे में, और मुझे लगता है बहुत समय होगा, ये जो अगला विषय है हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आपसे 2 लाइनें जरूर कहना चाहूँगा। आज का विचार, सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। कभी भी समस्या कोई भी हो, वो समस्या आपको सचमुच मजबूत बनाने के लिए, कमज़ोर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आती है। इसलिए उसका डट के सामना कीजिए, उस समस्या का समाधान कीजिए और आगे बढ़िए। इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। आपके आंगन में एक पौधा जिसको कभी आपने पानी नहीं दिया, कहाँ उग गया? ऐसे ही पत्थरों के बीच में से उग गया। और एक पौधा जिसको आपने गमले में लगाया हो ना, दिन रात का फर्क होता है। गमले में अगर आप पानी नहीं देंगे ना, 2-3 दिन, 4-5 दिन वो सूख जाएगा। यहाँ ऐसे ही ये पौधा जो बढ़िया रहेगा, हरा भरा रहेगा। इसने सीख लिया है मजबूती से। और आप जब कभी इसको उखाड़ना चाहे ना, ये बड़े शीघ्रता से नहीं उखड़ेगा। तो इसलिए मैं फिर से कर रहा हूँ, समस्या आती है आपको मजबूत बनाने के लिए। तो मजबूत बनिए, और इस देश को आपकी बहुत ज़रूरत है। जो मजबूत बनते हैं वो देश के लिए कुछ न कुछ ज़रूर कर जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।